हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को। दोस्तों, यहाँ पे 3 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे सभी को आज हम डील करेंगे। बिल्कुल पॉइंट वाइज करेंगे ताकि जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे तो आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको कम से कम 3 पॉइंट्स जरूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ फेडरल गवर्नमेंट बेटर दैन अ यूनिटरी गवर्नमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आपको बताना है कि फेडरल गवर्नमेंट जो होता है वह यूनिटरी गवर्नमेंट से क्यों अच्छा होता है और बेल्जियम और श्रीलंका का आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी से अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में। यानी कि कोई पावर होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे लेवल्स में अलग अलग यूनिट्स को पावर डिवाइड कर देते हैं, उसे ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाता है कि फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है उसमें पावर को हम अलग अलग लेवल में बांट दिए, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट होता है उसमें हम पावर को एक ही हाथों में देते हैं, उसी के पास सारा पावर होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट हो जाती है कि जो बेल्जियम के लोगों ने किस तरह से एथनिक प्रॉब्लम को ख़त्म किए। तो बेल्जियम के लोगों ने एथनिक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए वे क्या किए, पावर को अलग अलग लेवल पे बांट दिए। उन्होंने कमिटीज़ बनाई और उस कमिटी को अलग अलग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ बढ़े, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने की वजह से उनका एथनिक प्रॉब्लम जो था, वो जो उनका पुराना प्रॉब्लम्स था उसको ठीक हो गए। और जब हम श्रीलंका की बात करते तो श्रीलंका ने क्या किया कि वो पूरा पावर को एक ही आदमी के हाथ में दे दिए, यानी एक ही मेजॉरिटी के हाथों में दे दिए पावर को, जिसके वजह से उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हुआ और आगे चल के श्रीलंका का हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। दोस्तों, हम लोगों के इंडिया में जो पावर शेयरिंग है या फिर जो 2 तरह के पावर शेयरिंग होते हैं वो होता है एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। पहला क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हम वर्टिकल में आएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, इसमें अगर हम बात इंडिया की करें तो यहाँ पे 3 ऑर्गन्स हैं। 3 ऑर्गन्स का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शंस होता है। उसी तरह से गवर्नमेंट का भी अलग अलग ऑर्गन्स बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, 3 अलग अलग ऑर्गन्स बना करके तीनों को पावर बांटा गया है। तो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसलिए कह सकते हैं कि तीनों पास एक तरह से कह सकते हैं इक्वल पावर मिला है। इक्वल पावर मिलने की वजह से इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तीनों एक ही लेवल पे है और तीनों को इक्वल टाइप से पावर मिला है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न का मतलब यही हो गया कि अगर हम पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में बांटेंगे उसे ही हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इसमें अलग अलग ऑर्गन्स को पूरा पावर एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। उन लोगों के पास चेक एंड बैलेंस का एक तरह से हथियार मिल जाता है। मान के चलिए 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक कोई गलती करता है तो ये चेक एंड बैलेंस की तरह से, यानी कि मान के चलिए एक आपका लेजिस्लेचर है या फिर एग्जीक्यूटिव है, वो कुछ गलती करता है तो जुडिशियरी यानी जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उस पर वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है, उस पर वो रोक लगा सकता है। तो ये क्या है, चेक एंड बैलेंस का मेथड चलता है इसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाता है, इट इंश्योर्स द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी एक्सपैंड करेगा। जैसे जैसे पावर आपको मिलेगा तो आप क्या करिएगा, अपने आप को गवर्नमेंट से रिलेट करिएगा और गवर्नमेंट से रिलेट करने की वजह से डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में आपको बताना है। तो अभी हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखिए कि जो इस लेवल पे होता है, वर्टिकल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर से नीचे की तरफ आए। यानी कि जो हमारे इंडिया में सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, उसके बाद आते हैं तो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, और उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको पंचायती राज या फिर म्यूनसिपैलिटी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से पावर को अलग अलग लेवल पे, यानी पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल पे अगर पावर को शेयर करेंगे उसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर को एक्सरसाइज करने का, पावर को लेने का मौका मिलता है। ठीक है, इसमें एक खराबी क्या है,
कि नो स्पेसिफिकेशन ऑफ चेक एंड बैलेंस। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का जो रूल होता है वो लागू नहीं होता। कैसे? मान के चलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पंचायती राज, तो इसके पास उतना पावर नहीं है जितना इसके पास है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पावर वो पंचायती राज के पास तो है नहीं, तो वो किस तरह से चेक एंड बैलेंस करेगा, वो किस तरह से ऑब्जेक्शन लगा सकता है? ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो कंसेप्ट होता है वो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यहाँ पे एक्सपैंड नहीं कर रहा है, ये क्या डीप हो रहा है। यानी कि जो अलग अलग लेवल, जो सबसे छोटा लेवल है, जो पंचायत में होता है, जो आपके गाँव में होता है, वहाँ पर भी अगर पावर पहुँच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डीप में जा रहा है। ये पावर आपको पूरा डीप में एकदम छोटे से छोटे लेवल पे जा करके पावर को बंटवारा हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से आई है पंचायती राज, या फिर म्यूनसिपैलिटी भी आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोएलिशन गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए एक जगह चुनाव होता है जहाँ पर 4 पार्टीज चुनाव लड़ती है, और चुनाव जीतने के लिए कंडीशन क्या होता है कि 50% से ज़्यादा जिसका भी सीट आएगा वही चुनाव जीत जाएगी। एक ऐसा सिचुएशन अराइज होता है कि चारों में से किसी भी पार्टी का 50% से ज़्यादा वोट नहीं आता है, 50% ज़्यादा सीट नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में सरकार कैसे बनेगी? तो यहाँ पर होता क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में समझौता करती है, आपस में बातचीत करती है और एक सरकार बनाती है। उसे ही हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं गठबंधन सरकार। यहाँ पर होता कहाँ पर है, तो जिस जगह पे मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे पार्टीज ज़्यादा होगी वहीं पे ये सिस्टम हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा क्या होता है कि कैबिनेट में जो अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, उस मिनिस्ट्री को ये लोग क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। कि 2 पार्टी है तो दोनों में समझौता हो जाता है कि कौन किस पद पे जाएगा, कौन किस पद पे जाएगा, सबको आपस में बांट करके वे लोग सरकार बना लेते हैं। ठीक है, ये जनरली कहाँ पर होता है, ये वहीं पर होता है जहाँ पर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं हो, कोई भी पार्टी 50% से ज़्यादा नहीं ला पाई, उसी कंडीशन में कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व्ड इट्स एथनिक प्रॉब्लम। बेल्जियम का जो गवर्नमेंट था वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि किस तरह सॉल्व किए, वे लोगों ने पावर को शेयर किए। ठीक है, उसी चीज़ को पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे। सबसे पहला तो उन लोगों ने क्या किया, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है, उन लोगों को इक्वल राइट्स दिए, इक्वल पावर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं उनको इक्वल पावर दिया गया। उसके बाद क्या किए कि जो सेंट्रल के पास जो पावर है उसको अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांट दिए। तीसरा काम क्या किए कि ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाए जहां पर कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। और चौथा काम क्या किए कि एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाए जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पर डच, फ्रेंच, जर्मन, इसमें कोई भी कहीं भी रहता उससे मतलब नहीं, अगर वो डच, फ्रेंच, जर्मन बोलता है तो उन लोगों को गवर्नमेंट में आने का, हिस्सा लेने का मौका मिला। तो इस तरह से आप चारों पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। तो प्रूडेंशियल का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर आप कैलकुलेशन के मेथड में बोले या फिर अगर आप इसको एक्चुअल में बोले तो क्या बेनिफिट होता है प्रूडेंशियल में। अब मोरल मतलब क्या हुआ कि वो अगर आप मानसिक तौर पे देखते हैं तो उस पर क्या बेनिफिट है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या था, सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन था कि जो पावर शेयरिंग है गुड क्यों है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए पावर शेयरिंग होता है। दूसरा क्या होता है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो आगे चल के वायलेंस का रोल ले लेता है। ठीक है, आगे चल के वायलेंस हो जाएगा और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल में बार बार दंगे फसाद होंगे तो बार बार सरकार गिरेगी, बार बार सरकार आएगा। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रूडेंशियल जो रीज़न है यही है कि पावर शेयरिंग हम लोग लाए। तो पावर शेयरिंग लाने का जो प्रूडेंशियल रीज़न यही दोनों था। ठीक है, मोरल रीज़न के ऊपर आते हैं तो सबसे पहला रीज़न हो गया जो पावर शेयरिंग है वो एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर को शेयर करना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। पावर को हम अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ऑर्गन्स में अगर डिवाइड करेंगे तभी हम उससे हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग हो रहा है, ये वहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया पीपल्स हैव
द राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्नड। और आदमी के पास, लोगों के पास ये राइट है कि वो किस तरह से गवर्न होना चाहते हैं, किस तरह से सरकार उन पर राज करे, इसका वो उनको पूरा हक है। ठीक है, तो ये दोनों रीज़न आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।